इस पॉडकास्ट के माध्यम से सुनाई गई कहानियां अनुभवों की वास्तविकता का दावा नहीं करती है। पॉडकास्ट का उद्देश्य कहानियों के माध्यम से किसी भी तरह का अंधविश्वास फैलाना या अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। किसी भी धर्म या संप्रदाय को ठेस पहुंचाना नहीं है। कहानियों का हेतु केवल मनोरंजन है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका राजदार, आपका रात का साथी। अगर आप भी रात के अंधेरे में डरावनी कहानियों और अनसुलझे रहस्यों का मजा लेना पसंद करते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। यहाँ आपको मिलेगी रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची घटनाएं और दिल दहला देने वाले किस्से। डर की एक नई शुरुआत। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और तैयार हो जाए मेरी उंगलियों पर थिरकने वाली कहानियों के साथ सफर पर निकलने के लिए। तो चलिए डर के इस सफर की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है दिवाली की काली रात से। दिवाली की रात अमावस्या की रात होती है। आसमान में चांद बिल्कुल भी नहीं नजर आता। चारों तरफ अंधेरा होता है। वहीं राघव नाम का एक शख्स, जिसके हाथ पसीने से भीग रहे थे और माथे की नसें कस रही थी। पिछले 20 साल से उसके दिल में जो लालच पल रहा था, आज उसे पूरा होना था। दिवाली, जो लोगों के घरों में रोशनी लाती है, राघव के लिए आज अंधेरा, अपराध और डर की रात बनने वाली थी। उसकी कार जंगल के एक पुराने टूटे फूटे रास्ते पर धीरे धीरे चल रही थी, जहां दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था। शहर की आतिशबाजी की हल्की आवाजें भी उसके भयानक काम को और बड़ा बना रही थी। जिसके पीछे छुपी है कुछ पुरानी यादें। राघव और उसकी पत्नी माया की शादी अब प्यार की कहानी नहीं, बल्कि एक गंदा सौदा बन चुकी थी। माया अपने पिता की इकलौती वारिस थी। उसके पास मुंबई के 3 सबसे महंगे प्लॉट और करोड़ों का बिजनेस था। माया ने तो राघव को सच्चा प्यार दिया था, लेकिन राघव, जो एक साधारण परिवार से था, उसने माया को केवल पैसा कमाने का जरिया समझा था। शुरू में तो उसने प्यार का नाटक किया, लेकिन जब उसे पता चला कि माया अपनी संपत्ति की मालकिन खुद है, तो उसके अंदर का लालच जाग उठा। अब 7 साल बाद उसके दिल में माया के लिए कोई प्यार नहीं था, बस एक रुकावट थी। माया के पिता की वसीयत के हिसाब से माया की मौत के बाद सारी संपत्ति सीधे राघव को मिलती, बशर्ते उनका कोई बच्चा न हो। राघव ने यह पहले ही पक्का कर लिया था कि उनका कोई वारिस न हो। पिछले 6 महीनों से राघव एक खतरनाक खेल खेल रहा था। उसे कहीं से एक ऐसा धीमा जहर मिला था जो मेडिकल टेस्ट में जल्दी से पकड़ में नहीं आता। वह रोज रात को माया के पीने वाले जूस में कुछ बूंदे मिला देता था। इससे माया धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी। लेकिन माया बहुत समझदार थी। हाल ही में उसने राघव के व्यवहार में कुछ अजीब बदलाव महसूस किए थे। वह जरूरत से कुछ ज्यादा ही केयर दिखा रहा था और उसकी बातों में एक अजीब सी खुशी छिपी थी। एक हफ्ता पहले माया ने राघव की दवाइयों वाली अलमारी में वह छोटी काली शीशी देख ली थी। उसके मन में शक पैदा हुआ। उसने चुपके से बाहर उस जहर की जांच करवाई। रिपोर्ट देखकर वह पूरी तरह से हिल गई थी। यह कोई बीमारी नहीं थी, बल्कि धीमा जहर था। उसका पति, जिसे वह प्यार करती थी, उसे धीरे धीरे मार रहा था। माया का शरीर भले ही टूट रहा था, लेकिन उसका मन पत्थर जैसा मजबूत हो गया था। उसका प्यार अब बदले की आग बन गया था। उसे पता था कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है। उसने पुलिस या कोर्ट पर भरोसा नहीं किया, क्योंकि राघव सबूत नहीं छोड़ेगा। उसे इंसाफ चाहिए था। उसी रात उसने अपने एक पुराने जानकार के जरिए शहर के बाहर वाले एक तांत्रिक से संपर्क किया। तांत्रिक ने उसे सारी बातें सुनी। यह सिर्फ इंसाफ का मामला नहीं है बेटी, यह कर्मों के फल का भी मामला है। अगर तुम ऐसे मरोगी तो राघव तुम्हारे पैसों पर ऐश करेगा, लेकिन दिवाली की अमावस्या की रात अगर तुम्हारी मौत एक खास पूजा के दौरान होती है, तो तुम्हारी आत्मा की शक्ति इस जंगल की मिट्टी में समा जाएगी और तब प्रकृति खुद तुम्हारा बदला लेगी। माया को पता था कि राघव आज रात ही उसे मार देगा, क्योंकि कल सुबह उसकी हेल्थ रिपोर्ट आने वाली थी, जिससे राघव फंस सकता था। उसने तांत्रिक से कहा कि वो राघव को उसी जंगल वाले रास्ते पर बुलाए जहां वो पहले पिकनिक पर जाया करते थे। वो जगह जहां राघव को उसका काम पूरा करना था। राघव जब वहां पहुंचा तो उसने माया और उस तांत्रिक को एक अजीब सी पूजा करते हुए पाया। तांत्रिक कोई अजीब मंत्र पढ़ रहा था। राघव ने इसे केवल एक अंधविश्वास समझा। उसने कहा, माया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये सब ढोंग है, चलो घर।
राघव ने नकली चिंता दिखाते हुए कहा। माया की आंखों में अब दर्द नहीं बल्कि एक ठंडा इरादा था। उसने कहा, तुम्हारा जहर मुझे नहीं मार पाया राघव, उसने धीमी आवाज में कहा, लेकिन तुम्हारा लालच जरूर तुम्हें मारेगा। राघव समझ गया था कि अब उसका राज खुल चुका है। अब धीमी नहीं परंतु तुरंत हत्या करनी होगी। उसने कार से एक जंग लगा फावड़ा निकाला। तांत्रिक ने राघव के इरादों को भांप लिया था। उसने माया को बचाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन राघव ने लालच और डर की वजह से ताकतवर होकर एक ही वार में तांत्रिक को जमीन पर गिरा दिया और फिर बिना किसी पछतावे के उसने माया पर आखिरी वार किया। अब राघव कार रोककर दोनों लाशों को बूट से बाहर निकालता है। जंगल की हवा तेजी से चल रही थी। पत्ते सरसरा रहे थे जैसे वे इस बुरे काम का विरोध कर रहे हो। राघव ने मिट्टी खोदना शुरू किया। यह काम उसे बहुत लंबा और मुश्किल लग रहा था। उसकी सांसें तेज हो गई थी। उसने दोनों लाशों को गड्ढे में डाला और मिट्टी डालकर जूतों से दबाकर हर निशान को मिटा दिया। उसे लगा कि उसने पूरी रात लगा दी, पर घड़ी में सिर्फ 11:25 हुए थे। उसके बाद वो कार में बैठा और तेजी से वहां से निकल गया। ठीक 11:40 कार एक मोड़ पर पहुंची। राघव ने रफ्तार बढ़ाई। तभी हेडलाइट की रोशनी में सड़क के बीचों बीच सफेद कपड़े पहने एक लंबी सी आकृति उसे दिखाई दी। वह खड़ी थी, उसे घूर रही थी। राघव ने जोर से ब्रेक लगाए। कार सड़क पर फिसली और झाड़ियों में जा फंसी। कार का इंजन भी बंद हो गया। ओह गॉड, कौन था वो? राघव ने हांफते हुए देखा। सड़क अब एकदम खाली थी। उसने खुद को शांत किया। यह मेरे मन का वहम होगा शायद। मेरे अपराध का डर मुझे पागल बना रहा है। उसने कार स्टार्ट करने की कोशिश की, पर इंजन ने बस एक हताश कर कर की आवाज की और शांत हो गया। अब वो फंस चुका था। ठीक उसी पल कार का रेडियो अपने आप जोर से चालू हो गया। राघव ने बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया, पर उसका हाथ जम सा गया। रेडियो से अजीब सी विकृत फुसफुसाहट की आवाज आ रही थी और फिर उसने एक आवाज पहचानी। ये एक लंबी दर्द भरी कराहट की आवाज थी जो कि माया की थी। यह सिग्नल खराब है, ऐसा राघव ने सोचा और नोब घुमाने की कोशिश की, पर वह जम गया था। फुसफुसाहट थोड़ी और तेज हुई और एक धीमी साफ आवाज आई, राघव तुम कहाँ भागोगे? राघव की हिम्मत टूट गई। वह दरवाजा खोलकर कार से बाहर कूद गया और जंगल की पगडंडी पर भागने लगा। करीब 15 मिनट भागने के बाद उसे पेड़ों के बीच से टिमटिमाती हुई एक हल्की रोशनी दिखाई दी। शायद कोई दिया जल रहा था। यह उसकी आखिरी उम्मीद थी। वह उस तरफ भागा। रोशनी जंगल के किनारे पर एक छोटी टूटी फूटी झोपड़ी से आ रही थी। राघव ने दरवाजा खटखटाया। कोई है? प्लीज मेरी हेल्प करो। दरवाजा खुला। सामने जिया नाम की इस 20-22 साल की लड़की खड़ी थी। उसकी आंखें बड़ी और चेहरे पर अजीब सी शांति थी। कौन है आप? इतनी रात को यहाँ? जिया ने धीमी मगर प्यारी आवाज में पूछा। राघव ने बहाना बनाया कि उसकी कार खराब हो गई है। जिया ने बिना सवाल किए उसे अंदर आने दिया। अंदर बस एक मोमबत्ती और एक दिया जल रहा था। राघव ने थोड़ी हिम्मत जुटाई, पर तभी जिया ने कहा, मुझे इस जंगल में किसी चीज से डर नहीं लगता राघव। राघव चौंक गया। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? जिया ने रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया। जो भी मेरे इस जंगल में आता है मुझे सब पता होता है। राघव ने अपने डर को दबाया और जिया से बात करने लगा। उसे लगा कि वह अपने बुरे काम से बच गया है और यहाँ उसे एक नया शिकार मिल गया है। तभी कोने में रखी एक पुरानी घड़ी में रात के 12 बजे की घंटी बजी। घंटी की गुज के साथ दियो और मोमबत्ती की लो तेजी से झूलने लगी। जिया की आंखें सीधे राघव की आंखों में थी। उसकी मुस्कान जम गई। कमरे का तापमान अचानक बर्फ जैसा ठंडा हो गया। राघव की नजर कोने में पड़ी। उसे मोमबत्ती की रोशनी में एक विशाल काली ऊंचे आदमी जैसी परछाई दिखी जो फिर हवा में गायब हो गई। वो क्या था? राघव का गला सूख गया।
जिया की आवाज अब मीठी नहीं बल्कि गहरी और गूंजने वाली थी, और उसके चेहरे पर एक क्रूर और भयानक मुस्कान थी। डर गए राघव? तुम बहुत सीधे हो। जिया ने राघव का हाथ पकड़ा। उसकी पकड़ लोहे जैसी मजबूत और बर्फ जैसी ठंडी थी। राघव दर्द से चीख उठा, जिया, तुम कौन हो? जिया जोर से हंसी, एक ठंडी डरावनी हंसी। मैं जिया नहीं राघव, मैं वो हूं जिसे माया ने इस रात के लिए बुलाया था। तुमने माया के शरीर को जहर दिया, पर तुम्हारी आखिरी रात के लिए उसकी आत्मा ने मुझे जहर दिया। राघव को पूरी बात समझ आ गई। यह कोई इंसान नहीं, यह माया का जाल था। तभी झोपड़ी के दरवाजे पर माया की आत्मा प्रकट हुई। वो बीमार माया नहीं थी, वो गुस्से वाली शक्तिशाली ऊर्जा थी। माया की आवाज गूंजी, मैंने तुमसे प्यार किया राघव, पर तुमने मेरे विश्वास और मेरी जिंदगी को धीमा जहर दिया। सोचा था तुम्हारा लालच जीत जाएगा, नहीं। राघव गिड़गिड़ाया, माया, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें सब कुछ वापस लौटा दूंगा, प्रॉपर्टी और तुम्हारा सब कुछ। बहुत देर हो चुकी है राघव, जिया गुर्राई। तुम्हारे लालच ने तुम्हें अंधा कर दिया। अब तांत्रिक की पूजा पूरी होगी। तुम्हारी आत्मा को इस जंगल की मिट्टी में दफन होना होगा, जहां तुम मेरे साथ हमेशा के लिए फंसे रहोगे। तभी माया की आत्मा के अंदर से एक गहरा काला धुआं उठने लगा, जो धीरे धीरे राघव की ओर बढ़ने लगा। राघव डर के मारे चिल्लाने लगा। वह चीख इतनी तेज थी कि जंगल में गूंज गई। उसे लगा जैसे वह काली ऊर्जा उसे छू रही है और उसके शरीर को जलता हुआ हाथ पकड़ रही है। आ, माया! राघव की चीख लंबी और दर्दनाक थी, और फिर अचानक रुक गई। मोमबत्ती और दिए की लो झटके से बुझ गई। अगली सुबह वहां कोई झोपड़ी नहीं थी, कोई भी जिया नहीं थी। राघव की लाश को बिना किसी सबूत या निशान के ठीक उसी जगह गाड़ दिया गया था जहां उसने माया और तांत्रिक को गाड़ा था। राघव के भयानक अंत से दूर शहर के बाहर एक पुरानी सरकारी इमारत थी। शहर का सरकारी मुर्दाघर। यह बिल्डिंग सालों से बेकार पड़ी थी और इसके आसपास की हवा में एक सड़ी हुई बदबू थी। इसी जगह पर धीरज नाम का एक 25 साल का लड़का अपनी नई सफाई की नौकरी के लिए पहुंचा। उस पर बहन की शादी और अपने पिता के कर्ज का बोझ था, इसलिए यह नौकरी उसके लिए मजबूरी थी। यही है वह, धीरज ने सोचा, जहां लोग मरकर भी चैन से नहीं सो पाते। अंदर एक टूटे स्टूल पर 50-55 साल का एक आदमी बैठा था, रामलाल, जो चौकीदार और अकेला सफाई कर्मी था। रामलाल का चेहरा काला था। उसके होठ बीड़ी पीने की वजह से काले पड़ गए थे और उसकी आंखें एकदम खाली थी। ओए, रामलाल ने रूखी आवाज में पूछा, तुझे किसने भेजा? जी, मैं यहाँ नया सफाई वाला हूँ। मेरा नाम धीरज है। सफाई वाला? यहाँ कोई टिकता नहीं, निकल जा यहाँ से। धीरज ने उसकी इस बेइज्जती को सहा। मुझे ये नौकरी चाहिए रामलाल जी, मैं नहीं जाऊंगा। अगले कुछ दिनों तक धीरज ने देखा कि रामलाल पूरे दिन उसी स्टूल पर बैठता रहता, न खाता न पीता। जब भी कोई डॉक्टर आता, रामलाल बस जरूरी बात करके फिर से शून्य में ताकने लगता। धीरज ने गांव से एक बुजुर्ग से रामलाल के बारे में पूछा, जिसने एक डरावनी चेतावनी दी। रामलाल वो इंसान नहीं है बेटा, वह इस जगह का हिस्सा बन गया है। उससे दूर रहना। इस मुर्दा घर पर एक शाप है। जो भी यहाँ काम करने आता है वह हफ्ते 10 दिन में या तो पागल हो जाता है या फिर गायब। पिछले साल एक आदमी आया था। 10वें दिन सुबह उसका स्टूल खाली था। इमारत का सबसे भयानक कमरा था फ्रीजर रूम। यह कमरा हमेशा बर्फ जैसा ठंडा रहता था। धीरज को वहीं सफाई करनी थी। डरते डरते उसने दरवाजा खोला। अंदर लोहे की अलमारी थी जिसमें 6 बड़े बड़े दराज थे। वह सफाई कर रहा था, तभी दरवाजा चरमराते हुए बंद हो गया। रामलाल जी, दरवाजा खोलो। धीरज की आवाज डर से कांप रही थी।
पर कोई जवाब नहीं आया। तभी धीरज को अपने ठीक पीछे गीले जूतों की चरमराहट सुनाई दी। आवाज धीमी थी पर लगातार थी, जैसे कोई उसके चारों ओर घूम रहा हो। उसने टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। लेकिन टॉर्च की रोशनी में उसे जमीन पर लाल रंग के सूखे खून के धब्बे दिखाई दिए। धीरज का दिल धड़क रहा था। उसने टॉर्च ऊपर उठाई। अलमारी का सबसे ऊपर वाला दराज अचानक धीमी रेंगती हुई आवाज में एक साथ खुलना शुरू हो गया। ओ माय गॉड, कोई अंदर से बाहर आ रहा है। दराज पूरी तरह से बाहर आ गया और एक भारी बेजान चीज धम से फर्श पर गिरी। धीरज की चीख उसके गले में अटक गई। यह एक आदमी की लाश थी, जिसका चेहरा और छाती का हिस्सा पूरी तरह से नोच खाया गया था। रामलाल भैया, बचाओ, ये क्या है? धीरज दरवाजे पर पागल की तरह हाथ मार रहा था। लोहे का दरवाजा खुला। रामलाल खड़ा था। उसकी आंखें शून्य थी। उसने लाश की ओर देखा भी नहीं। ओए, रामलाल की आवाज में नाराजगी थी। दिमाग खराब मत कर, यह मुर्दा घर है, जंगल नहीं। लाश को वापस अंदर रख और सफाई कर। रामलाल ने दरवाजे पर फिर से बंद कर दिया। धीरज को लगा कि रामलाल पागल है, पर उस लाश की हालत बता रही थी कि यहाँ कुछ बहुत ही काला और बुरा है। आधी रात को धीरज ने रामलाल का राज जानने का फैसला किया। वो चुपके से मुर्दा घर लौटा। रामलाल बाहर स्टूल पर आंखें बंद किए बैठा था। धीरज ने रजिस्टर खोला। उसमें लिखा था कुल लावारिस लाशें 3। धीरज का माथा ठनका। उसने तो फ्रीजर रूम में 6 लाशें देखी थी, बाकी 3 किसकी है? वह चुपके से फ्रीजर रूम में गया। पहली 3 दराजों में सरकारी एंट्री वाली लाशें थी। चौथा दराज खोला, एक बहुत पुरानी लाश थी। 5वां दराज खोला, एक महिला का कंकाल था उसमें। और जब उसने 6ठा दराज खोला, यह लाश सबसे ताजी थी और उसके चेहरे पर जंगली डर जमा था। धीरज को लगा यह वही आदमी था जो 2 दिन पहले रामलाल से शिकायत करने आया था और फिर गायब हो गया था। तभी रामलाल की आवाज आई। वह अपने आप से बातें कर रहा था। हाँ, पता है, सब थक जाते हैं। इस जंगल को संभालने के लिए इंसान की हिम्मत नहीं, यहाँ की भूख वह अलग है। यह वह अकेली है, इसे कंपनी चाहिए। और ये लाशें, हाँ, ये तो केवल भोजन है। मैं इनकी देखभाल करता हूँ और ये मेरी देखभाल करते हैं। हाँ, मैं रामलाल, मैं चौकीदार और मैं भक्षक भी। धीरज डर के मारे दरवाजे से सट गया। रामलाल इन लाशों को खाता है? वह उन लोगों को मार देता है जो ज्यादा पूछताछ करते हैं। और रामलाल खुद एक मुर्दा है। वह भागने के लिए पलटा। तभी रामलाल कमरे में आ गया। मिल गया, मेरा राज मिल गया धीरज। रामलाल की आवाज अब और भी डरावनी थी। उसके हाथ में खून से सना चाकू था। रामलाल ने एक और लाश को दराज से खींचा और जमीन पर गिरकर उसे खाने लगा। यह किसी इंसान की हरकत नहीं थी। धीरज, मत घबराओ, यह बहुत अच्छा है, तुम्हें भी आदत पड़ जाएगी। धीरज दहशत में कमरे के कोने की तरफ भागा। वह एक पुरानी अलमारी से टकराया। अलमारी का दरवाजा खुला और अंदर से एक भारी चीज फर्श पर गिरी। यह एक लाश थी, लेकिन यह लाश रामलाल की ही थी। उसके शरीर पर वर्दी थी और होठों पर बीड़ी का निशान था। धीरज का दिमाग हिल गया। तो मैं इतनी दिन से एक मुर्दे के साथ था। इस भयानक सच को समझने में सदमे में धीरज का मानसिक संतुलन बिगड़ गया। उसकी आंखों की चमक धीमी पड़ गई। रामलाल, जो कि अब एक भयानक शापित आत्मा की तरह दिखाई दे रहा था, उसने धीरज की ओर देखा और कहा, हाँ, मैं मर चुका हूं, पर इस मुर्दा घर की भूख, इसने मेरी आत्मा को यहाँ रोक लिया है और अब तुम मेरी जगह लोगे। धीरज जमीन पर गिर गया। उसका शरीर अकड़ गया। उसकी आंखों की चमक बुझ गई थी। अगले दिन सुबह सूरज की पहली किरण मुर्दा घर पर पड़ी। धीरज अब रामलाल की जगह उसी टूटे हुए स्टूल पर बैठा हुआ था। उसकी आंखें शून्य थी और होंठ बीड़ी के धुएं से काले पड़ चुके थे। कुछ दिनों बाद
एक नया सफाई वाला राजेश आया। कोई है? मैं नया सफाई वाला हूँ। ये बदबू कैसी आ रही है? धीरज, मुर्दा घर के शापित चक्र का नया चौकीदार, धीरे से मुस्कुराया। धीरे धीरे पता चल जाएगा। वह एक लंबी सूखी बीड़ी का कश लेता है। यह एक अंत था और एक नए, उससे भी ज्यादा भयानक चक्र की शुरुआत। ऐसे ही कुछ वक्त बीत जाता है। मुर्दा घर के बाहरी गेट पर एक पुरानी खटारा मोटरसाइकिल एक दिन आकर रुकती है। उसमें से राजेश उतरता है। राजेश अपना हेलमेट को उतारता है। वह लगभग 24 साल का थोड़ा दुबला पतला लड़का था, जिसकी आंखों में गांव के लड़कों जैसी जल्दबाजी और शहर में कुछ बनने की उम्मीद थी। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि यह नौकरी उसके लिए जीवन रेखा नहीं बल्कि यम रेखा बनने वाली थी। उसने पिछली बार के धीरज जैसी ही मजबूरी में यह नौकरी ली थी। उसके घर में बूढ़ी माँ थी और उसे एक छोटी सी दुकान खोलनी थी। मुर्दा घर की नौकरी में पैसे अच्छे थे, यही सोचकर उसने बदबू और डर को नजरअंदाज करने का फैसला किया था। बदबू तो बहुत है, राजेश ने रुमाल से नाक दबाते हुए सोचा। वह धीरे धीरे अंदर गया। मुख्य कमरे में अंधेरा था। कोने में एक टूटे हुए स्टूल पर एक आदमी बैठा था। यह धीरज था, जो अब रामलाल 2 बन चुका था। उसकी वर्दी थोड़ी गंदी थी और उसकी आंखें वही पुरानी वाली शून्य दृष्टि जो रामलाल में थी। होंठ बीड़ी के धुएं की वजह से काले पड़ गए थे। राजेश ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, नमस्कार, मैं राजेश हूँ, नया सफाई वाला। धीरज ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह वैसे ही बैठा रहा। उसने अपने हाथ में जलती बीड़ी को होठों तक ले गया और एक लंबा कश लिया, जो धुआं राजेश के चेहरे पर पड़ा। ओए, धीरज की आवाज सूखी और ऊंची थी। किसने भेजा तुझे? राजेश थोड़ा डर गया। जी, बाबू साहब ने भेजा है, कागजात है मेरे पास। धीरज ने शून्य में ताका। कागज? यहाँ कागज नहीं, किस्मत चलती है और तेरी किस्मत खराब है। राजेश को धीरज का अजीब व्यवहार रामलाल की तरह लगा, जिसके बारे में उसने गांव के मुखिया से सुना था। आप रामलाल जी है? राजेश ने पूछा। धीरज ने धीमी भयानक हंसी हंसी। नाम बदल जाते हैं बेटा, काम नहीं, बैठ जा और बीड़ी पी, यहाँ बिना नशे के कोई नहीं टिकता। धीरज ने उसे एक बीड़ी दी। राजेश ने मना कर दिया। नहीं, मैं नहीं पीता। पीनी पड़ेगी, धीरज ने जोर दिया। यह यहाँ का नियम है, यहाँ सब कुछ धीरे धीरे बदलता है। राजेश ने डरते डरते बीड़ी ली, पर जलाई नहीं। यह उसका पहला सबक था। मुर्दा घर के अपने नियम थे और धीरज उन नियमों का रखवाला था। पहले कुछ दिन राजेश ने सफाई का काम किया। मुख्य कमरा, टॉयलेट, गैलरी सब साफ हो जाता था, लेकिन फ्रीजर रूम की चाबी धीरज के पास थी। धीरज उसे उस कमरे की सफाई करने नहीं देता। राजेश ने एक दिन पूछा, फ्रीजर रूम की सफाई कब करनी है? धीरज जी, बदबू बहुत ज्यादा आ रही है। धीरज उस दिन अपने टूल पर बैठा मुस्कुराया। वो स्टूल से उठा, उसकी तरफ गया। उसकी चाल अजीब थी, धीमी और थोड़ी लड़खड़ाती हुई। बदबू नहीं राजेश, वो भूख है, और भूख अंदर से आती है। चल। राजेश उसके पीछे पीछे फ्रीजर रूम तक चला गया। दरवाजा लोहे का था और उस पर मोटा जंग लगा था। धीरज ने चाबी से ताला खोला। दरवाजा चरमराया। अंदर भयानक ठंड थी। राजेश को लगा जैसे उसके फेफड़े जम जाएंगे। तू यहीं रुक, धीरज ने कहा, मैं माल देखता हूं। धीरज अंदर गया और उसने अलमारी के नीचे 2 दराजों को खोला। राजेश ने देखा कि दराजों में लाशें भरी थी, जिनकी पहचान करना मुश्किल था। धीरज ने धीरे से एक दराज बंद किया और अपनी जेब से एक चाकू निकाला। राजेश डर से पीछे हट गया। धीरज ने चाकू से लाश के मांस का एक छोटा सा टुकड़ा काटा और धीरे से अपनी जेब में रख लिया। धीरज ने राजेश की ओर देखा। उसकी आंखें पूरी तरह से खाली थी। यहाँ 3 लाशें हैं, सरकारी एंट्री वाली, बाकी 3 मेरा हिस्सा है। तुझे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना,
तू बस सफाई कर, लेकिन तुझे आवाज आएगी। आवाज? राजेश ने डरते हुए पूछा। हाँ, ये लाशें, ये मरी हुई नहीं है राजेश, ये अधूरी है। इनकी आत्माएं यहाँ फंसी हुई है और इन्हें कंपनी चाहिए। जब तू अकेला होगा तो ये तुझसे बुलाएगी। तुझे कमरे की ठंडक में भी किसी की सांस सुनाई देगी। तुझे लगेगा कि कोई गीले जूतों से तेरे पीछे चल रहा है। धीरज की आवाज में एक भयानक सच्चाई थी जिससे राजेश कांप गया। तुझे उन्हें अनसुना करना है। अगर तूने पलटकर देखा या जवाब दिया तो तू यहीं फंस जाएगा, समझा? धीरज ने उसे चेतावनी दी। धीरज फिर से बाहर चला गया और दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। इस बार दरवाजे पर ताला नहीं लगा था, लेकिन राजेश के अंदर एक डर का ताला लग गया था। राजेश ने सफाई शुरू की। उसकी नजरें हर कोने को टटोल रही थी। ठंडक भयानक थी। तभी उसे एक फुसफुसाहट सुनाई दी। ये आवाज बहुत धीमी थी, जैसे कोई बहुत दूर से बोल रहा हो, पर ये उसके ठीक कान के पास थी। राजेश, यहाँ आ जा। राजेश कांप गया। वह तुरंत काम छोड़कर दरवाजे की तरफ भागा। उसने दरवाजा खोला और हाँफता हुआ बाहर आया। धीरज उसी स्टूल पर बैठा था, मुस्कुरा रहा था, एक दर्दनाक सूखी मुस्कान। आवाज आई? धीरज ने पूछा। राजेश ने सिर हिलाया। वह बोल नहीं पा रहा था। तू अभी नया है, दिमाग लगाएगा तो डर लगेगा। डरना बंद कर। ये आवाजें तुझे नहीं मारेगी जब तक तू इन्हें जवाब नहीं देगा। राजेश ने उस दिन फ्रीजर रूम की सफाई नहीं की। रात को राजेश घर जाने के लिए डर रहा था, इसलिए उसने मुर्दा घर के पास ही बने एक छोटे से कमरे में रुकने का फैसला किया। वो लेटा हुआ था पर सो नहीं पा रहा था। तभी उसने बाहर मुख्य कमरे से चबाने की आवाज सुनी। वो डरते डरते बाहर आया। धीरज अंधेरे में स्टूल पर बैठा था। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसके हाथ में कुछ था जिसे वह मुंह में डाल रहा था। क्या खा रहे हो धीरज जी? राकेश ने पूछा। धीरज ने तुरंत वह चीज जमीन पर फेंक दी। कुछ नहीं, बीड़ी पी रहा हूं। लेकिन राजेश ने देखा कि जमीन पर कच्चे मांस का एक टुकड़ा पड़ा था जिस पर खून लगा था। वह उल्टी करने लगा। तूने देख लिया? धीरज ने धीमी आवाज में कहा। यहाँ का राज अब तुझे पता है। धीरज उठकर उसके पास आया। राजेश अब जान गया था कि धीरज एक नर पक्षी यानी कि कैनिबल है, और यह कोई बीमारी नहीं बल्कि इस जगह का श्राप है। डर मत राजेश, धीरज ने कहा। यह मेरी भूख नहीं है, यह इस मुर्दाघर की भूख है। यह जगह उन अधूरी आत्माओं को रखती है जिन्हें लालच ने मारा है। वे भाग नहीं सकती और उन्हें यहाँ रोकने के लिए इस मुर्दाघर को शक्ति चाहिए। कैसी शक्ति? वह शक्ति जो लालच से पैदा होती है। रामलाल लालची था, मैं यानी धीरज भी लालची था। मुझे पैसों का लालच था। और तू क्यों आया है यहाँ? मुझे अपनी माँ के लिए दुकान खोलनी है, राजेश ने कांपते हुए कहा। हाँ, दुकान का लालच। देख, यह शाप बहुत पुराना है। यह वहां से शुरू हुआ जहां राघव ने माया और तांत्रिक को मारा था। वो जंगल, वो शापित जमीन है। धीरज ने राजेश को मुर्दाघर की भयानक कहानी सुनाई, जिसे उसने रामलाल से नहीं बल्कि खुद मुर्दाघर की दीवारों से सीखा था। धीरज ने कहा, राघव ने लालच में हत्या की। उसकी आत्मा को माया के बदले ने जंगल में फंसा लिया, लेकिन राघव की आत्मा में इतना गहरा लालच था कि वह जंगल की मिट्टी में भी शांति से नहीं बैठ पाई। वह लालच की ऊर्जा उस काली दिवाली की रात इस मुर्दाघर तक आ गई। यह मुर्दाघर उन लोगों को चुनता है जिनमें लालच होता है। रामलाल को ज्यादा पैसे कमाने का लालच था। जब राघव की आत्मा का लालच यहाँ आया तो उसने रामलाल को बदल दिया। उसे लगा कि वह इन लाशों को खाकर
और ज्यादा शक्ति यानी पैसा कमा सकता है। यह मुर्दा घर उसे गुमराह करता रहा। फिर रामलाल को मुर्दा घर की भूख ने मार दिया, पर उसकी आत्मा यहीं फंस गई। जब मैं धीरज यहाँ आया तो मुझ में दुकान का लालच था। रामलाल की आत्मा ने मुझे चुन लिया और अब मैं यहाँ का नया चौकीदार हूँ। मैं अब मर चुका हूँ राजेश। राजेश दहशत में पीछे हटा। नहीं, मैं नहीं मानूंगा, यह सब बकवास है। धीरज ने जोर से हंसा, एक ऐसी हंसी जो मरी हुई थी। तू मानेगा, तुझे भी भूख लगेगी। धीरज ने अपनी जेब से एक छोटी काली शीशी निकाली जो राघव के जहर वाली शीशी जैसी दिखती थी। यह उस जहर का निशान है राजेश, यह लालच का प्रतीक है। जब तू पूरी तरह से बदल जाएगा तो तुझे ये शीशी खुद ब खुद मिल जाएगी। ये शाप है, अब तू फंस चुका है। धीरज ने राजेश को यह भी बताया कि इस शाप को तोड़ने का एक ही तरीका था, जंगल की जमीन को शांति देना। जिस तांत्रिक को राघव ने मारा था उसकी आत्मा अभी भी जंगल में भटक रही है। वो इंतजार कर रही है कि कोई उसके अधूरे अनुष्ठान को पूरा करे। जब तक वो अनुष्ठान पूरा नहीं होगा, जंगल का शाप मुर्दाघर की भूख बनकर लोगों को मारता रहेगा। तो क्या हमें उस तांत्रिक की मदद करनी होगी? राजेश ने पूछा। हाँ, पर कोई भी इंसान वहां नहीं जा सकता। जंगल की ऊर्जा बहुत खतरनाक है। वहां जिया का जाल अभी भी है। धीरज ने एक भयानक प्रस्ताव रखा। तू जंगल जा, तू जिंदा है इसलिए बच सकता है। मैं तुझे तांत्रिक से बात करने का रास्ता बताऊंगा। राजेश के पास और कोई विकल्प नहीं था। मुर्दा घर में रहना नरक जैसा था और बाहर भागना आत्महत्या। ठीक है, राजेश ने धीरे से कहा, मैं जाऊंगा, पर मुझे करना क्या होगा? धीरज ने अपनी उंगली से हवा में एक अजीब निशान बनाया। यह सुरक्षा का निशान था। उसने कहा, इसे अपनी हथेली पर बना ले। जब तू उस जंगल की पगडंडी पर पहुंचेगा जहां राघव की कार खराब हुई थी, तो जमीन पर बैठकर यह निशान बना देना। तांत्रिक की आत्मा तुझे अपनी कहानी सुनाएगी। तांत्रिक की आत्मा तुझे अपनी कहानी सुनाएगी और तुझे वह शब्द पता चलेगा जिससे शाप टूट सकता है। लेकिन तुझे बहुत सावधान रहना होगा। जिया, वह बहुत सुंदर और चालाक है। वह तुझे लुभाएगी, वह तुझे लालच देगी। लालच मत करना। राजेश ने हिम्मत की और अपनी हथेली पर वह अजीब निशान बना लिया। अगली रात राजेश अपनी मोटरसाइकिल पर जंगल के उस पुराने टूटे फूटे रास्ते पर पहुंचा। दिवाली की रात गुजर चुकी थी, पर अमावस्या का अंधेरा अभी भी छाया हुआ था। उसे बहुत डर लग रहा था, पर मुर्दा घर की यादें उसे आगे बढ़ा रही थी। वह उस जगह पहुंचा जहां राघव की कार फंसी थी। उसने जमीन पर बैठा और धीरज के बताए हुए निशान को बनाया। जैसे ही उसने निशान पूरा किया, जंगल की हवा अचानक थम गई। चारों ओर भयानक सन्नाटा छा गया। पेड़ों की पत्तियां अब आवाज नहीं कर रही थी। राजेश को महसूस हुआ कि उसके चारों ओर कोई है, पर दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसके पीछे एक धीमी गूंजती हुई आवाज आई। मैं इंतजार कर रहा था बेटा। यह तांत्रिक की आवाज थी। राजेश ने पलटकर नहीं देखा। तांत्रिक की आत्मा ने कहा, राघव ने मेरे अनुष्ठान को बीच में तोड़ दिया। वह अनुष्ठान था लालच की शुद्धि का। मैंने माया से कहा था कि उसे अपनी मौत को पवित्र बनाना होगा, ताकि राघव का लालच जंगल की मिट्टी में दफन हो जाए। लेकिन राघव ने मुझे मार दिया। मेरा अनुष्ठान अधूरा रह गया। अब वह लालच की ऊर्जा एक काली भूख बनकर मुर्दा घर में लोगों को खा रही है। तुझे उस अनुष्ठान को पूरा करना होगा। अनुष्ठान का आखिरी शब्द था मुक्ति, पर यह तभी पूरा होगा जब तू लालच को त्याग देगा। तांत्रिक की आवाज शांत हुई। तभी सामने दूर टिमटिमाती हुई एक हल्की रोशनी दिखाई दी। वही रोशनी जो राघव ने देखी थी। राजेश को पता था कि यह जिया का बुलावा है। उसने तांत्रिक का मुक्ति शब्द मिल चुका था। अब उसे जिया के जाल से बचना था। राजेश उठा और उस रोशनी की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगा। रोशनी एक बार फिर उसी छोटी टूटी फूटी झोपड़ी से आ रही थी।
राजेश दरवाजे पर पहुंचा। कोई है? दरवाजा खुला। सामने खड़ी थी जिया। कौन है आप? इतनी रात को यहाँ? जिया की आवाज मीठी थी। राजेश ने कहा, मैं कार खराब होने से बहाने से यहाँ नहीं आया जिया, मैं मुक्ति के लिए आया हूँ। जिया की शातिर मुस्कान तुरंत जम सी गई। उसकी आंखों में चमक अचानक कम हो गई। कौन भेजा तुझे? उस मरे हुए चौकीदार ने? हाँ, राजेश ने हिम्मत की। और मुझे पता है कि तू जिया नहीं बल्कि माया के बदले की आग है। मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ, पर तुम्हारा बदला अब बेगुनाहों को मार रहा है। जिया गुस्से से जोर से हंसी। तो तू यहाँ ज्ञान देने आया है बेवकूफ? मैं तुझे लालच दूंगी राजेश, बहुत बड़ा लालच। मैं तुम्हें इस दुनिया की सारी दौलत दूंगी, तुम मेरी तरह बन जाओ, करोड़ों की संपत्ति, सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। जिया का शरीर धीरे धीरे हवा में उठने लगा। उसने राजेश के मन में लालच का बीज बोने की कोशिश की। उसने कहा, एक बार, बस एक बार लालच करके देखो राजेश, और तुम इस शाप से हमेशा के लिए आजाद हो जाओगे। राजेश के दिमाग की नसें खींच गई। उसके मन में दुकान का सपना, उसकी माँ की खुशी, गरीबी से आजादी, सब कुछ एक साथ आ गया। उसने अपनी हथेली पर बने उस सुरक्षा के निशान को देखा। उसने गहरी सांस ली। नहीं जिया, राजेश ने जोर से कहा, मैं लालची नहीं बनूंगा। मैंने मुर्दा घर में जो देखा है उससे बड़ा लालच और कोई नहीं है। मैं वापस नहीं जाना चाहता। मुझे दुकान भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ शांति चाहिए। राजेश ने जमीन पर घुटने टेक दिए और अपनी हथेली को जमीन पर रख दिया। उसने चिल्लाकर कहा, मुक्ति, तांत्रिक, अनुष्ठान पूरा हो। जैसे ही राजेश ने मुक्ति शब्द कहा, झोपड़ी में रखी मोमबत्ती और दिए की लो तेजी से ऊपर उठी और फिर से जोरदार झटके के साथ बुझ गई। वहीं जिया का इंसानी शरीर अब बदलने लगा। वह भयानक काली परछाई में बदल गई और फिर वह परछाई भी जमीन में समाने लगी। राजेश की हथेली जमीन पर थी। उसने महसूस किया कि जमीन से एक ठंडी ऊर्जा निकलकर उसकी हथेली में समा गई है। यह लालच की ऊर्जा थी जो अब शांत हो रही थी। तभी उसे अपने पीछे माया की आवाज सुनाई दी। इस बार वह गुस्सा या दर्द वाली आवाज नहीं थी, बल्कि शांत और संतुष्ट आवाज थी। माया ने कहा, धन्यवाद राजेश, मेरे प्रतिशोध का चक्र आज पूरा हुआ। राघव की आत्मा को मुक्ति मिली, वह अब यहाँ नहीं रहेगा। तभी तांत्रिक की आत्मा ने भी कहा, जंगल का श्राप टूट गया, अब मुर्दा घर की भूख भी शांत रहेगी। और उसके बाद सब कुछ शांत हो गया। जब सब कुछ शांत हुआ तो राजेश ने देखा कि झोपड़ी पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। वहां केवल सूखी जमीन और कुछ झाड़ियां थी। वह उठकर वापस मुर्दा घर की ओर भागा। सुबह की पहली किरण मुर्दा घर पर पड़ी। राजेश हाँफता हुआ मुख्य कमरे में दाखिल हुआ। धीरज उसी स्टूल पर बैठा था, लेकिन इस बार वह झुक गया था। उसके चेहरे पर अब वह शून्य दृष्टि नहीं थी। उसकी आंखें बंद थी और उसके चेहरे पर भयानक दर्द का भाव था जो अब शांति में बदल रहा था। धीरज जी। धीरज ने आंखें खोली। उनकी आंखों में अब पहचान थी, वही धीरज जिसे पैसों का लालच था। राजेश, तू वापस आ गया? धीरज ने अपने हाथ में जलती हुई बीड़ी को देखा। उसने उसे जमीन पर फेंक दिया और अपने मुंह से धुआं बाहर निकाला। शाप टूट गया राजेश, मुझे आजादी मिल गई। धीरज उठा और उसकी चाल अब लड़खड़ा नहीं रही थी। वह सामान्य इंसान की तरह चल रहा था। धीरज ने अपने शरीर को देखा जो अब धीरे धीरे ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी हो रहा था। मुर्दा घर, अब यहाँ कोई नहीं मरेगा। इसकी भूख शांत हो गई है। तू भाग जा यहाँ से राजेश, और मेरी तरफ मत देखना। धीरज दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसने अंतिम बार राजेश को देखा और धीरे से कहा, लालच सब कुछ छीन लेता है इंसान से। और फिर धीरज का शरीर हवा में पूरी तरह से गायब हो गया। राजेश ने स्टूल की ओर देखा। उस पर अब कोई नहीं बैठा था। स्टूल
पूरी तरह से खाली था। राजेश ने फ्रीजर रूम की ओर देखा। वह दरवाजा अब खुला था। राजेश अंदर गया। उसने दराज खोले। छठा दराज खाली था। पांचवा दराज भी खाली था। चौथा दराज वो भी खाली था। जो 3 लावारिस लाशें रामलाल, जिसकी जगह अब धीरज ने ली थी, उसने अपने लिए रखी थी, अब वे भी गायब थी। वे आत्माएं जिन्हें लालच की ऊर्जा ने यहाँ फंसा रखा था, उन्हें मुक्ति मिल चुकी थी। राजेश ने सरकारी रजिस्टर खोला। उसने देखा कि उसमें रामलाल और धीरज के आगे लाल स्याही से एक छोटा सा अजीब निशान बना था, वही निशान जो धीरज ने उसे अपनी हथेली पर बनाने को कहा था। राजेश ने उस रजिस्टर को फाड़ दिया। उसने मुर्दा घर की चाबियां जमीन पर फेंकी। वह बाहर निकला, अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट की और उस शापित जगह से तेजी से दूर भाग गया। अब राजेश ने वो नौकरी छोड़ दी। उसने अपने घर जाकर अपनी माँ को गले लगाया। उसने अपनी बहन की शादी के लिए कुछ पैसे जुटाए और बाकी पैसों से एक छोटी सी दुकान खोली, बिना किसी लालच के, बस जिंदगी जीने के लिए। उसने उस जंगल और मुर्दा घर की कहानी किसी को नहीं बताई। उसने बस एक बात सीखी, लालच सबसे खतरनाक जहर होता है जो राघव को, रामलाल को और धीरज को मारता रहा। मुर्दा घर अब हमेशा के लिए बंद हो चुका था। उस शापित इमारत पर ताला लगा दिया गया था, लेकिन दूर जंगल की पगडंडी पर कभी कभी दिवाली की अमावस्या की रात को दूर से आने वाली आतिशबाजी की दबी हुई आवाजों के बीच एक पुरानी, सूखी, डरावनी हंसी सुनाई देती है। तो मेरे हॉरर लवर्स, कैसी लगी आपको लालच की कीमत और मुर्दा घर का शाप की ये कहानी? यह कहानी दिखाती है कि लालच कितना खतरनाक हो सकता है। राघव ने सब कुछ खो दिया और बेचारा धीरज भी उस शाप में फंस गया। अब मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर आप राजेश की जगह होते और आपको पता चलता कि मुर्दा घर का चौकीदार एक नरभक्षी आत्मा है, तो आप क्या करते? क्या आप भी मुक्ति के लिए जान जोखिम में डालकर उस भयानक जंगल में जाते, या वहां से भागने की कोई और तरकीब निकालते? फटाफट कमेंट करके बताओ कि आपका दिमाग क्या कहना है। मैं देखना चाहता हूँ कि हमारे दर्शक कितने बहादुर और समझदार हैं। और हाँ, अगर इस कहानी ने आपको डरने पर मजबूर किया तो देरी मत करो, इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि जब अगली बार हम ऐसी ही दिल दहला देने वाली कहानी, सच्ची या काल्पनिक हॉरर स्टोरी लेकर आए तो आपको सबसे पहले पता चले। तो मिलते हैं अगली डरावनी रात में। तब तक अपना ध्यान रखना और अकेले मत रहना।